स्वागत है। यूपी करण पहला चरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी लगातार बने हुए हैं। जी बिलाल जी, यदि इस बार के चुनाव की यदि हम बात करें तो पिछली बार जिस तरह से कुछ कुछ जगह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप काफी जगहों पर किया था और भारी मात्रा में जिस तरह से सीटें आई थी, इस बार सपा और आरएलडी के गठबंधन की यदि बात करें तो वो जो जीत है उस पर कितना डेंट लगाने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, ये गठबंधन काफी प्रभावशाली साबित होगा, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और ये इस गठबंधन के माध्यम से जो इसके एग्जिट पोल प्राप्त होंगे, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, खासतौर से किसानों को लेकर, उसके चलते किसानों के अंदर एक रेजेंटमेंट पैदा हुआ, किसानों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ। और किसान नहीं बल्कि किसानी को लेकर जो इस समाज के अंदर एक संकट का भाव देखा गया, भारतीय जनता पार्टी उस इशू को एड्रेस नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी को जिस टैक्टिकल फॉर्म में किसानों को हैंडल करना चाहिए था, जिस स्ट्रैटेजी के साथ हैंडल करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मसले पर चूक गई जी। क्योंकि किसानों का जो आंदोलन था काफी लंबा आंदोलन था, उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाना था और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जी। और इसका तो होगा जी। केंद्रीय नीतियों का जो प्रभाव है वो राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह प्रदेश एंड केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उस रेजनमेंट का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं लोगों के मतदान में रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ रहा है और आगे भी होगा। तो इस जगह मेरे को जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर से ही हमारे साथ संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। जी आशीष, जिस तरह से बिलाल जी का कहना है कि किसान इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, एक साल तक जिस तरह का आंदोलन चला है, कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट भी है, नाराजगी भी है और उसी का फायदा सपा और आरएलडी गठबंधन ने भी उठाया है। मुजफ्फरनगर यदि बात करें तो राकेश टिकैत का गढ़ भी माना जाता है, शुरुआत भी आंदोलन की हुई है। क्या लगता है आपको कि आज जो वोट पड़ा होगा उसका कितना नुकसान मौजूदा सरकार को हो सकता है? जी आशीष, अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करिएगा आप। आशीष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है मैम। ऑडियो वाली बटन दाब देना। हेलो जी बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से किसानों का मुद्दा इस बार हावी रहा है, एक साल तक किसानों ने प्रदर्शन किया है और मुजफ्फरनगर की बात करें तो राकेश टिकैत का गढ़ माना जाता है, वहीं से आते हैं, कितना प्रभाव इस मुद्दे का आज मुजफ्फरनगर में वोटिंग पर पड़ा होगा? मैं बता दूं, जो ये मुद्दा है वो बहुत यहाँ जोर शोर से जो चला है उसको लेकर बहुत प्रभावित हुआ है और गठबंधन बहुत उभर के आया है और भाजपा को सीधी टक्कर दे रहा है जी। और इन दोनों भाजपा और आरएलडी सपा के गठबंधन के अलावा कोई तीसरा दिखाई नहीं दे रहा। बसपा या कांग्रेस वो कहीं नजर नहीं आ रही दौड़ में कहीं भी। और जो मुद्दे हैं उसके अलावा जो यहाँ दंगे का मुद्दा या पलायन का मुद्दा रहा, कैराना का मुद्दा, दंगे का 2013 का मुद्दा रहा, वो जो मुद्दा विहीन दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम और जाट जो दो के बाद अलग हो गए थे आज एक ही मंच पर हैं। उसको देखते हुए सीधा सीधा ये लगता है कि भाजपा को बहुत इसकी जो है शिकस्त मिलने वाली है और बहुत नुकसान होगा भाजपा के लिए। जी बिल्कुल। कुलदीप पंडित हमारे साथ बागपत से बने हुए हैं। कुलदीप, बागपत की यदि बात करें तो कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है? दूसरी बात, किसानों की यदि बात करें तो किसानों का मुद्दा कितना हावी है और स्थानीय मुद्दे किस तरह से वोटर उसको अपने वोटिंग के जरिए तय करने में लगे हुए हैं? जी, आपको बता दो, बागपत के अंदर अगर तीनों विधानसभाओं में 61.30% मतदान हुआ है, जबकि अगर हम छपरोली की बात करें जो रालोद का गढ़ माना जाता है और चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि इसको कहा जाता है, यहाँ पर 57.50% मतदान हुआ है, जबकि बड़ौद के अंदर 62.40% मतदान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जो किसानों का आंदोलन रहा है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मतदाताओं पर प्रभाव डाल रहा है और इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो रालोद का गढ़ है हमेशा से ही यहाँ पर रालोद का प्रत्याशी जीता है और जो सैंदर सिंह रमाला यहाँ से
बीजेपी के जो कैंडिडेट जीत रहे थे उसमें भी रालोद का जो प्रत्याशी था वो ही विजयी हुआ था। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी विरोध झेलना पड़ रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ नोएडा से मुनेंद्र भी जुड़ चुके हैं। जी मुनेंद्र, नोएडा की यदि बात करे जाए तो कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है? दूसरी बात, नोएडा यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल और अर्बन क्षेत्र में आता है, तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वोटर्स ने आज प्रत्याशियों की किस्मत तय की है? जी बिल्कुल, अगर बात करें वोटिंग की तो सबसे पहले मैं चलता हूँ जेवर सबसे ऊपर आज वोटिंग के नंबर पे है। 60% वोटिंग 5 बजे तक वहां पर हुई है। दादरी में 56% वोटिंग हुई है और नोएडा में 48% वोटिंग हुई है। तो टोटल जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर का जो टोटल परसेंटेज है 53.48% अभी 5 बजे तक हुआ था। 6 बजे की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन जो मुद्दों की बात आपने कही, मुद्दे सबसे बड़े जो मुद्दे यहाँ पर अभी विकास में है, उन मुद्दों पे अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का लोगों ने मुझे अभी तक यहाँ बताया। बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखे और कहीं ना कहीं इस मुद्दे ने इस वोटिंग पर असर डाला होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ इलाका है, अर्बन क्षेत्र भी माना जाता है, तो बेरोजगारी का मुद्दा तो यहाँ पर है ही। उसके अलावा और कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी बने रहेगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार आपको अलग अलग जगह से ताजा अपडेट दे रहे हैं, वो लगातार देते भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाए। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be active. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। यूपीकरण पहला चरण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। नोएडा से मुनेंद्र बने हुए हैं, मुजफ्फरनगर से आशीष हमारे साथ बने, बागपत से हमारे साथ कुलदीप पंडित भी बने हुए हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं। बिलाल जी, अगला सवाल यहाँ पर आपसे। तमाम लोगों से जिस तरह से हमने बातचीत की, किसानों का मुद्दा अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं चुनाव पर प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है, और सपा आरएलडी गठबंधन की जिस तरह से आपने भी बात की है
कि बीजेपी की जो पिछली जीत है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की जो कवायद की है उसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी के मोर्चे पर हालांकि सरकार विफल मानी जाएगी, जितने रोजगार का वादा करके आई थी उनमें से कुछ सफलता नहीं मिली है। लेकिन आखिरी मौके पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लैपटॉप देने का काम लोगों को किया है और कहीं ना कहीं उसका एक लॉलीपॉप थमाया है, क्या लगता है कि डैमेज कंट्रोल कहीं कर पाए हैं क्या इस मौके पर? देखिए, डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटेजिकली किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास एक उचित समय हो या एक प्रॉपर टाइमिंग आपके पास हो, ताकि आप उस डैमेज कंट्रोल को कम्युनिकेट करके ले जाएं। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल की जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है इतनी लास्ट मूवमेंट पर है, जो मेरे को नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि लोगों का मानस बन जाता है, लोगों का माइंडसेट बन जाता है, लोगों की थिंकिंग मैच्योर्ड हो जाती है और उस मैच्योर्ड थिंकिंग के साथ, उस सेंटीमेंट के साथ वो वोट करते हैं। अगर जिस तरह से लैपटॉप की बात कही, जिस तरह से मैनिफेस्टो लाए, ये इसको मैच्योरिटी के लिए लोकतंत्र के अंदर एक कम्युनिकेशन चाहिए होता है इसको काउंटर करने के लिए, और उसके लिए आपको समय की दरकार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समय नहीं था, इतना लेट मैनिफेस्टो लाए, इतनी लेट उन्होंने वादे किए हैं, और इसके अलावा इन्होंने कहीं भी इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ एक ही स्ट्रेटेजी के तहत एक ही धारा में कॉमनलाइज करने पे लगे रहे। हालांकि ग्राउंड पर जो रियलिटी थी उसको उन्होंने फील नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ग्राउंड के अंदर रेजनमेंट ज्यादा है। जिस भाव की मैं आपको बात कर रहा हूं, आपने अभी अपने सभी रिपोर्टर से बात कराई है, तो जिस भाव को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, जिस सेंटिमेंट को, जिस ऑब्जर्वेशन को मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, वो भाव, वो सेंटिमेंट और वो ऑब्जर्वेशन आपके रिपोर्टर से मैच कर रहा है। तो मैं अपनी बात को रिकंसीडर कर सकता था अगर उसके अंदर कोई मिसमैच होता, लेकिन जो मेरा भाव है वो ग्राउंड पर आपके रिपोर्टर से मैच हो रहा है, तो ये बताता है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो सही दिशा में जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मेरठ से भी राजू शर्मा जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं। जी राजू, मेरठ की यदि हम बात करें तो तमाम जगहों पर जिस तरह से एक तरफ किसानों का मुद्दा, दूसरी तरफ से जाट को जिस तरह से साधने की कोशिश की है सपा आरएलडी गठबंधन में, कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर उनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, वोटर उस ओर तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ की यदि बात की जाए तो कितने प्रतिशत वोट है? देखिए, आज मेरठ की 7 विधानसभाओं पर मतदान हुआ है। जी राजू, आपके पास आते हैं। इसी बीच कैराना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैराना की ये तस्वीरें ईवीएम की खराबी को लेकर कई जगह पर लोगों को शिकायत भी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम को बदला गया है। वोटर्स की खासी नाराजगी भी देखने को मिली है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ तौर पर लोगों को ईवीएम में वोट रजिस्टर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई जगह से इस तरह की खबरें आई हैं जिसको बाद में ठीक किया गया, लेकिन ये अव्यवस्था कहीं ना कहीं तमाम वोटरों को नाराज करती हुई नजर आई। राजू का हमारे साथ मेरठ से बने हुए राजू, सीधा रुख कर लेते हैं। जी राजू, मेरठ की 7 विधानसभाओं की बात करें तो अब तक लगभग 6 बजे तक 55.7% यहाँ पर मतदान हुआ है। और अगर रुझान की बात करें कि इस बार जो है किसान आंदोलन का एक मुद्दा रहा और कई बेरोजगारी के मुद्दे युवाओं के रहे, रोजगार के मुद्दे रहे, विकास के मुद्दे रहे, तो तमाम जो 7 विधानसभा है सभी विधानसभाओं पर बराबर की फाइट बनी हुई है। सपा और भाजपा की सभी विधानसभाओं पर फाइट मानी जा रही है। मात्र एक जिले की एक विधानसभा है, वो कैंट विधानसभा, वो भाजपा के पक्ष में है, वो सुरक्षित मानी जा रही है। जी बिल्कुल। मुनेंद्र, नोएडा की यदि बात की जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा तो अहम है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट की यदि बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां पर डेवलपमेंट सबसे अधिक हुआ है। तो उस डेवलपमेंट पर क्या बीजेपी को फायदा होगा? जी बिल्कुल, अगर नोएडा डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई, जो कि सरकार का पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो लोकल यहाँ के स्थानीय विधायक हैं नोएडा के, पंकज सिंह, उनसे भी लोग खासी नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आम जनता से मिलते नहीं है या आम जनता से बात नहीं करते। तो ये ऐसा मुद्दा है कि जिसके बारे में अगर योगी जी के ऊपर बात ना की जाए
और खाली पंकज सिंह के ऊपर बात की जाए तो उनको कोई यहाँ नंबर नहीं मिलता। जी बिल्कुल। बिलाल जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी हमेशा जनता की बीच जाती हुई नजर आती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहाँ कई इस तरह के मुद्दे होते हैं जो स्थानीय लोगों में और उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। पहला चुनाव ऐसा है जब कल्याण सिंह जी भी नहीं है और चौधरी अजीत सिंह भी नहीं है। हालांकि जयंत चौधरी ने उन तमाम वोटरों को साधने की कोशिश की है, लेकिन क्या लगता है आपको कि जयंत चौधरी को कितनी सफलता मिली है और कल्याण सिंह जी का जो वोट बैंक था वो अब किस ओर झुकाव करता हुआ नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री जी बिलाल जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 6 बजे तक होना था मतदान, शाम 5 बजे तक 55% मतदान हो चुका है। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म, शाम 5 बजे तक 55% मतदान। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान खत्म। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैराना की ये तस्वीर है। मतदान खत्म होने के बाद, मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये ईवीएम को सील किया जा रहा है सुरक्षित तरीके से। जिस तरह से अपने गंतव्य तक यहां पर इनको पहुंचाया जाएगा, ये ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को प्रॉपर तरीके से सील किया जाएगा और उसके बाद जगहों तक, अलग अलग जगहों तक जहां पर ये ईवीएम रखी रहनी है, जहां पर बाद में काउंटिंग होगी, वहां तक पहुंचाया जाएगा। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे तक का हमने आपको परसेंटेज बताया था, 55% मतदान हुआ है। 6 बजे तक कुछ और परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई होगी, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज जनता ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया है। ईवीएम में अपने वोट रजिस्टर करके कहीं ना कहीं उनकी किस्मत के फैसले को इस ईवीएम के बक्से में बंद किया है। 10 मार्च को यह बक्सा खुलेगा तो पता चलेगा कि आखिर तमाम प्रत्याशियों की जो मेहनत थी वो कितना रंग लाती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा वर्सेस सपा की लड़ाई तमाम लोगों के द्वारा बताई जा रही थी, तमाम भी मैदान में थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाति वर्सेस धर्म की लड़ाई के आगे वो तमाम मुद्दे फीके पड़ते हुए नजर आए हैं। तो शाम 5 बजे तक 55% मतदान, 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आप पहले चरण का मतदान खत्म। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैराना की ये तस्वीरें हैं जहां पर ईवीएम को पूरी तरह से सील किया जा रहा है। मतदान की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रक्रिया वहां पर चल रही है। शाम 5 बजे तक 55% मतदान 58 विधानसभा सीटों में 11 जिलों पर दर्ज किया गया। ग्यारह जिलों के 58 सीटों पर मतदान खत्म। शाम 6 बजे तक मतदान होने थे। मतदान की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर आप देख पा रहे हैं ईवीएम को सील करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम चल रहा है। कैराना की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा, पीठासीन अधिकारियों के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। बखूबी लाख से सील लगाकर ईवीएम को सील किया जाएगा। पूरी सुरक्षा के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसके बाद गंतव्य स्थान तक ये ईवीएम के बक्से पहुंचाए जाएंगे। तो लगातार वोट परसेंटेज के साथ ही साथ किस तरह का मतदान हुआ उसको लेकर हम चर्चा जारी रखेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हुए, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओ भौज, किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुंहफट टीका दिलाया,
लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया। उसी को जिताएंगे और किसे? जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। यूपी का रण पहला चरण, 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। 5 बजे तक 55.7% मतदान दर्ज किया है। 6 बजे तक का अभी डेटा नहीं आया। हमारे साथ तमाम अलग अलग लोग, संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं उनका। हमारे साथ अनिल मीणा भी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। जी अनिल, यदि बात करें बुलंदशहर की, तो कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है और साथ ही साथ किन मुद्दों को देखते हुए मतदान किया गया है? जी बिल्कुल प्रियंका, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में अगर 5 बजे की बात की है तो 5 बजे तक 60% मतदान हो चुका था। लेकिन अगर 6 बजे समाप्त हो गया है, सूत्रों के हवाले से 68% मतदान की होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जनपद बुलंदशहर में जो सबसे ज्यादा जो मुद्दे थे लोगों के, जो बेरोजगारी थी, महंगाई थी, उसको लेकर लोगों ने चुनाव किया। और जब से सबसे ज्यादा जो किसानों के मुद्दे थे, किसानों को लेकर जाट लैंड जो वोट थी वो काफी नाराज चल रही थी। तो यहाँ जो ज्यादातर जो सीट मानी जा रही है सपा और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही है हर सीट पर। और अगर हम बात करें डिवाई विधानसभा की, जहाँ बाबूजी कल्याण सिंह की सीट मानी जाती है, और सियाना विधानसभा दो कल्याण सिंह की वहाँ भी सीट मानी जाती है। जो लोग बाहुबल सीट है उन्हें भी उनकी प्रतिशत दाव पर। और अगर शिकारपुर विधानसभा की बात करें तो शिकारपुर विधानसभा में 2 मंत्री प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। जो वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री थे, वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा, और जो पूर्व सरकार में समाजवादी में प्रोफेसर कृपाल सिंह शिक्षा मंत्री रहे थे। जी अनिल, आपके पास आते हैं। राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। राजू, 6 बज चुका है, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। मेरठ की यदि बातचीत की जाए तो 5 बजे तक का डेटा आया था, उसके बाद कितने प्रतिशत वोटों में बढ़ोतरी हुई होगी? और दूसरी बात ये कि मुद्दों की लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्या रुझान रहा? देखिए, अगर प्रतिशत की बात करें तो अभी डेटा जो है प्रशासन द्वारा नहीं बताया गया कि कैमरे से कितने प्रतिशत मतदान हुए। लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो तकरीबन 60 या 62 के प्रतिशत के आसपास जो है मेरठ जिले का अधिक प्रतिशत बैठेगा। और अभी जो है वोटिंग चल रही है। 6 बजे के बाद जो है पोलिंग बूथ पर जो है मतदाता जो है उन्हें अंदर नहीं दिए जा रहा है, उन्हें साफ मना कर दिया जा रहा है। लेकिन जो अंदर अभी लाइन में लगे हुए वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ आशीष भी मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। आशीष, मुजफ्फरनगर की यदि बातचीत की जाए तो 5 बजे तक का जो डेटा आया था उसके बाद कितने वोटर्स देखने को मिले हैं? क्या लगता है कि कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई होगी? मैं बता दूं 55% का 5 बजे तक का पोलिंग आया था, और उम्मीद की जा रही है कि वोटर जो मतदान जो है वो 60% से ऊपर रहेगा। और अभी पूरी डिटेल तो आई नहीं है, लेकिन 60% से ऊपर रहने की उम्मीद है मतदान जो है। अब जी बिल्कुल, मुनेंद्र भी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। मुनेंद्र, नोएडा की स्थितियों की बात करें तो क्या ताजा स्थिति हो सकती है? जी मुनेंद्र, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करिएगा। जी आपको आवाज आ रही होगी? जी आ रही है। जी, तो 5 बजे तक 53.48% तक की पोलिंग थी, लेकिन अभी 6 बजे तक पोलिंग का जो अंदाजा है, एक्चुअल रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन अंदाजा है पोलिंग का, वो तकरीबन 60 से 62% के आसपास होने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ बिलाल जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। बिलाल जी, जिस तरह से आपने देखा कि अब वोट खत्म हो चुके हैं, वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई, ईवीएम सील करने की प्रक्रिया वहां पर जारी है। 55% 5 बजे तक का डेटा है, 6 बजे तक का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ ही देर में आ जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि यदि 55% तक वोटरों में वोट दर्ज किया गया हो तो किस ओर झुकाव हो सकता है? 58 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, इसका क्या नतीजा, क्या आकलन आप करते हैं? देखिए, बात चल रही थी, आपने पूछा था कि कल्याण सिंह की अब नहीं रहे हैं और अब चौधरी अजीत सिंह जी नहीं रहे। जी। तो यकीनन कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से थे
और लोधा बिरादरी से ये आते थे। अलीगढ़ मंडल क्षेत्र में इनका एक प्रभाव देखा जाता था। रहा सवाल जयंत चौधरी का, तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाटों के अंदर या किसानों के अंदर जो एक सेंटिमेंट पैदा करने की कोशिश की, तो भारतीय किसान यूनियन ने की है। वो राकेश टिकैत के माध्यम से जो आंदोलन चला, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान उसमें जुड़े और दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन था उसमें पंजाब, हरियाणा और क्या कहिए कि इस पूरे क्षेत्र के किसानों ने भागीदारी ली। उस सेंटिमेंट का जो पॉलिटिकल एडवांटेज है, उस सेंटिमेंट का जो पॉलिटिकल एडवांटेज है, जिसकी भूमिका भारतीय किसान यूनियन ने तैयार की, वो यकीनन प्रथम विकल्प के रूप में आरएलडी है। जयंत चौधरी ने उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली है। बहुत जगह जगह उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अपील किया है, बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित किया है। और इस सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है, जो जाट बिरादरी थी जो पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर गई थी, वो लौट कर आरएलडी में वापस आई है। इसके साथ ही साथ जो किसान सेंटिमेंटल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, उसकी कमबैक दोबारा गठबंधन में हुई है। प्लस जयंत चौधरी ने जो भूमिका निभाई है, वो युवाओं पे काफी अपना असरअंदाज रखते हैं। हालांकि जब ये चुनाव चल रहा था उस समय अजीत सिंह जी की भागी देखी गई थी, लेकिन अजीत सिंह जी अब हमारे लोगों के बीच में नहीं रहे। लेकिन जयंत चौधरी ने जिस तरह से उस लेगेसी को मेंटेन किया है, वो अपने आप में सराहनीय है। तो कुल मिलाकर मैं अपने क्वालिफाइंग रिमार्क के साथ यही कहना चाहूंगा कि जो अर्बन बेल्ट है उसमें खासतौर से शहरी बेल्ट के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे को काफी गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि वहां की जो डेमोग्राफी है, वहां का जो क्षेत्र समीकरण होता है और वहां की जो पॉपुलेशन स्टाइल होता है, वो अपर कास्ट बेस ज्यादा होता है। लेकिन जो क्षेत्रीय है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो किसान क्षेत्र है, जहां बिरादरियां रहती हैं, जातीय समीकरण फैले हुए हैं, वहां पर गठबंधन ज्यादा प्रभावी नजर आता फिरेगा। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर से आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जिस तरह से आप बिलाल जी को सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं आरएलडी के जयंत चौधरी ने जिस तरह से काफी मेहनत की है और जिस लेगेसी को मेंटेन करने की कोशिश की है, उसका असर चुनाव में दिख रहा है। मुजफ्फरनगर की यदि बात जाए तो किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा होगा और कितनी सीटें इस बार गठबंधन के पाले में जाने की उम्मीद है? मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों में तो लगता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी को जो है उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। 2 सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। एक तो खासतौर से जो शहरी सीट जो सदर है उस पर और एक सिरसावल विधानसभा क्षेत्र पर 2 सीटों पर टकराव जरूर माना जा रहा है। 4 सीटों पे तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह बातें हो रही हैं, उसको देख के लगता है कि चारों सीटें जो है इसकी गठबंधन के पाले में आ आशीष, समय हमारे पास बहुत कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार तो हमारे साथ तमाम लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे यहाँ पर, और हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से चुनाव का रण है। पहला चरण समाप्त हो चुका है। 5 बजे तक की यदि बात की जाए तो 55.7% तक की वोटिंग हुई है। और देखना यह होगा कि चुनाव में जिस तरह से स्थानीय मुद्दों के साथ ही साथ जाति और धर्म का मुद्दा भी चल रहा था, आखिर वोटर किस ओर बैठा है, इसका नतीजा तो 10 मार्च को आएगा। लेकिन रुझान हम देने की कोशिश अपने संवाददाताओं के माध्यम से लगातार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे, वही हुई ना अपनी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार के साथ केन्यू संवाददाता जयवीर मावी ने की खास बातचीत, सुनिए। गाजियाबाद की 5 विधानसभा चुनावों पर आज चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है। हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार जी, जिनसे आज हम बात करेंगे। सर, चुनाव चल रहा है, मतदान के दौरान किस तरह की जो व्यवस्था है, जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था आज की गई है? सभी मतदान केंद्रों पे और इसके अलावा भी काफ़ी पुलिस की तैनाती की गई है, तो सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। सभी जगह मतदान है वो पीसफुली चल रहा है। सभी मतदाताओं से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और मतदान करें। सर, मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है तमाम जगह पर, पहला मिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। लोनी की बात करें तो लोनी में कुछ जो बूथ थे वो क्रिटिकल बताए गए, तो वहाँ किस तरह से दिखते हैं? पूरे जनपद में लगभग 170 के आसपास हमने जगह ऐसी छांटी थी जिनको सेंसिटिव माना, जिनमें कोई लोग अफवाह फैला सकते हैं या झगड़ा कर सकते हैं। वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और उनकी मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीके से सर्विलांस पुलिस कर रही है, ताकि शरारती तत्वों पर नज़र रखी जा सके और मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह का जो उसमें रुकावट ना आए और कोई उसमें बाधा डालता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार, जिन्होंने मतदाताओं से भी अपील की है कि डर और भय की जरूरत नहीं है, चुनाव को शांतिपूर्वक होगा और अपना मतदान अवश्य करें। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किए गए थे और उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत पहले से अधिक होगा। के न्यूज़ संवाददाता जयवीर मावी ने जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से भी की खास बातचीत। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के लोनी में और मतदान आज हो रहा है। पहले चरण का मतदान है। गाजियाबाद विधानसभा की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री राकेश कुमार जी, जिनसे बात करेंगे। सर, प्रशासन लगातार मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा था, किस किस तरह से प्रयास और कितनी सफलता लगती है? देखिए, हम लोग स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। निसंदेह गाजियाबाद महानगरीय जिला है, जिसमें शिफ्टेड वोटर भी बहुत सारे रहते हैं, आसपास के जनपदों के भी निवासी यहाँ पे रहते हैं। फिर भी जो है हम लोगों ने पिछले 2 चुनावों में जहाँ पे जिन क्षेत्रों में मत प्रतिशत कम था, वहाँ पे जो है फोकस करके लोगों को जागरूक किया है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। और इसी तरह से हमने जो मतदाता पर्ची का वितरण था, वो इस बार मतदान से 5 दिन पहले, जैसा कि हमारे भारत निर्वाचन आयोग का आदेश था, उसके अनुपालन में हमने 5 दिन पहले उसको वितरण कराया और सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसको बहुत अच्छे से सघन मॉनिटरिंग कराई, ताकि उसका एक्चुअली जो है वितरण हो जाए। और इसी तरह से हम लोगों ने जो है अपने जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्लब्स हैं, विभिन्न प्रकार के NGOज हैं, जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, NCC के लोग हैं, NSS के लोग हैं, उनके माध्यम से स्वीप संबंधी बहुत सारी गतिविधियां की गई। जनपद में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया गया। तो इन सभी प्रयासों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि इस बार जो गाजियाबाद में फाइनल फिगर जो आएगी, वो पिछले जो 2 चुनावों में जो भी मतदान हुआ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। सर, ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी गाजियाबाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मतदाता है वो मतदान स्थल तक पहुंचे, मतदान अवश्य करें, क्योंकि कोविड के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं वहां पर, चाहे सैनिटाइजर की हो, मास्क की हो, ग्लव्स की हो, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और पूरी तरह से निष्पक्ष मतदान कराना ही जनपद गाजियाबाद प्रशासन का उद्देश्य है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश मतदान के प्रथम चरण में नोएडा में योगी आदित्यनाथ के ड्रेसअप में भाजपा कार्यकर्ता दिखे। वहीं नोएडा में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में एक आकर्षक नजारा देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति को योगी जी का गेटअप में देखा गया। वहीं कार्यकर्ता ने योगी जी को बताया अपना आदर्श। हमने नोएडा में आज हमें फिर से योगी जी के दर्शन हो गए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा है नोएडा के अंदर, जहां पर आपको योगी जी के रूप में उनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक कार्यकर्ता हमारे साथ में राजू जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। राजू जी, इधर आइए थोड़ा सा उजाले की तरफ। आप तो जाके फिर से उजाला हो जी। आज इस पहनावे का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो वोटिंग का टाइम है, ये मतदान है हमारा, ये सबसे बड़ा पर्व समझ लो एक किस्म का जी। ये हर नागरिक का एक अपनी जिम्मेदारी है, जिसे उसे अपने उससे भली भांति समझना चाहिए। मतदान हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। नहीं, आपने जो गेटअप बनाया है, इस गेटअप के पीछे क्या राज है? देखिए, योगी ये जी को ज्यादा लाइक करते हैं। बिल्कुल जी। तो योगी जी को दिखाना चाह रहे हैं कि आप भी योगी तो मैं भी आपकी तरह योगी। मैं भी योगी।
अब योगी बनने का इरादा है या फिर से फैमिली में चले जाओगे? देखिए, फिलहाल तो हम फैमिली वाले हैं, मगर उनके पूरे सहयोगी हैं। तो हमारे साथ राजू जी थे, अभी आपने देखा वो योगी जी के पहनावे में बिल्कुल घूम रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं योगी जी आप लखनऊ में नोएडा, आप गोरखपुर में नोएडा। धन्यवाद। मैं मुनेंद्र शर्मा, के न्यूज, नोएडा। और इसी के साथ यूपी का रण पहला चरण में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।